नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफर पर। दोस्तों आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ना, ये कहानी विनोद जी ने भेजी है। विनोद जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले। तो क्या हुआ था विनोद जी के साथ में, आइए हम इनकी कहानी में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या घटना घटी थी विनोद जी के साथ में, और उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मेरा नाम विनोद है, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी। ये जब मैं घटना आपको जिक्र करने वाला हूं ना, ये घटना को बीते कई साल हो चुका है। 80 के दशक की बात, जब ये घटना हमने और मेरे परिवार ने झेले थे। कहूँ ना कि मेरी उम्र लगभग 24-25 साल की थी और मेरे जो बड़े भैया थे उनकी उम्र 32 साल थी। वो शादीशुदा थे और मैं भी अब शादी के करीब पहुंचने वाला था। लेकिन घर में ऐसा कुछ हुआ कि मेरा बना बनाया रिश्ता टूट गया था। मुझे बड़ा तकलीफ, लेकिन अब कर क्या सकते थे। कहानी की शुरुआत मेरी भाभी से शुरू होती है। भैया की शादी अब एक शहर में रहने वाली लड़की से हुई थी। लव मैरिज किए थे। हालांकि मेरा परिवार अब मानता नहीं था कि नहीं, मेरे भैया का नाम था बिशंबर और कहते थे मेरे माता पिता कि नहीं बिशंबर, शादी करो तो गांव में करो और अपनी जान पहचान के परिवार में, तुम लव मैरिज मत करो, ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। अभी प्यार की उमंगे हैं तो तुम झेल जाओगे, लेकिन बाद में पछताओगे, तब तुम कुछ कर नहीं पाओगे, ना मैं कुछ कर पाऊंगा। लेकिन अब जवानी के जोश में थे, प्रेम ताजा ताजा हुआ था भाभी के साथ में, कहाँ किसकी सुनने वाले। और जो मेरी भाभी थी ना, एक अच्छे खासे परिवार के, भैया कहीं नौकरी करते थे, प्राइवेट जॉब करते थे। और तब जब भैया से दोस्ती हो गई, और तब एक तरह से कहूँ ना कि वो बताने लगी, लालच देने लगी कि आपको नौकरी करने की जरूरत क्या है, हमारा परिवार तो बड़ा अमीर है, हम आपके लिए कोई बिजनेस करवा देंगे, आप ये प्राइवेट जॉब छोड़िए। एक तरह से कहूँ ना कि भैया को अब समझा बुझा करके अपने काबू में ले लिया था। अब भैया किसी की बात नहीं सुनते थे, ना माता का ना पिता का। अब मैं तो बोलने लायक था ही नहीं। अब किसी की बात ना परवाह करते हुए भैया उसी लड़की से शादी की, यानी मेरी भाभी से। रहने के लिए उनके लिए अलग से व्यवस्था अब परिवार वालों ने किया। एक घर अब बिशंबर जी को, यानी मेरे बड़े भाई को दिया गया, जिसमें मेरी भाभी और सिर्फ मेरे बड़े भैया रहते थे। वहां से जो भैया का ससुराल था ना, 5 किलोमीटर की दूरी पर था। अब कुछ सोच समझ करके भैया भी फैसला किए होंगे और ससुराल वाले भी, कि ज्यादा नजदीकी रहना रिश्तेदारों के लिए ठीक नहीं होता। तभी मैं सोच रहा कि जरूर कोई ना कोई बात समझ के तब ये लोग फैसला किए होंगे। नहीं तो चाहते थे, अगर चाहते ना तो उनके पास में इतनी जगह थी, भैया को अपने घर में रख सकते थे, अड़ोस पड़ोस में कोई घर खरीद के दे सकते थे, किराए पर दे सकते थे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन 5 किलोमीटर की दूरी पर भैया भाभी के लिए घर खरीद कर दिया। भैया भाभी अब आराम से रहने लगे। उस टाइम में मैं गांव में रहता था, 24-25 साल मेरी एज थी, और मैं कभी आ जाता था भैया के मिलने के लिए। लेकिन मैं जब भी आता था ना, तो भैया भाभी को कभी झगड़ते नहीं देखा था। बिल्कुल दोनों में बहुत ही प्यार था। ऐसा प्यार मैंने अब बहुत कम ही देखा है। खाना पीना एक साथ, अब मैं क्या बताऊं, इतना एक दूसरे के लोग चाहते थे। अब धीरे धीरे जो रिश्ता था, अब शादी का टाइम बढ़ता गया। मैं एक चीज बताना भूल गया, मैं उस टाइम 25 का नहीं था, मैं था करीब 21 साल के आसपास का, 21 साल के आसपास का था। और मैं कभी कभी भैया के पास में आता था और फिर एक आध दिन रुक करके, अब मेरी खातिर भी भाभी भी करती थी, भैया भी करते थे, और मैं अपना गांव लौट जाता था, अपने माता पिता के पास, अपने परिवार में। मेरा जो परिवार था ना, बड़ा ही था। मेरे पिताजी थे ना, 3 भाई थे, और तीनों का पूरा परिवार मिला करके एक बड़ा सा कुनबा हो जाता था, इतने लोग थे। तो खैर हम आते हैं अब मेरे बड़े भैया पर। अब बड़े भैया का रिश्ता बड़ा मजे में चल रहा था। साल गुजरा, फिर 2 साल गुजरा। अब माँ और उनका परिवार आस लगाए हुए था कि अब औलाद की कोई अब खुशखबरी आएगी, सुनाएगा बिशंबर। लेकिन माँ निराश रह गई। अब भैया भी कोशिश कर रहे थे, चुपचाप अब एक तरह से कोशिश में लगे हुए थे। जब भी वो गांव जाते तो मेरी माँ पूछती थी
अरे बिशंबर, अब मेरा पोता वोता कभी खेलने को देगा कि ऐसे ही चलता रहेगा? अब मेरे भैया शर्मा जाते थे और कहते थे कि जल्दी मैं करूँगा, ऐसा कुछ बताते थे कि मैं उपाय में लगा हूँ। मैं उस टाइम मैं ज़्यादा कुछ समझता नहीं था। वो कहते थे कि मैं डॉक्टर को चेक करवा रहा हूँ और देखते हैं डॉक्टर का रिपोर्ट क्या आता है। मतलब कोई समस्या था भाभी के साथ में या भैया के साथ में। अब खुल करके भैया तो बताते नहीं थे, बस चुपचाप इशारे में माँ को समझा देते थे। और सही मायने में जो इलाज था ना भैया का भाभी का चल रहा था। अब किन में कमी थी, भैया में कमी था या भाभी में कमी था, अब हम बता तो नहीं सकते। लेकिन इलाज वो अब 3 साल तक चला। लेकिन 3 साल के बाद भी अब जो रिपोर्ट था, अब सब कुछ ठीक होने के बाद भी अब एक तरह से 0/0। तब भैया थोड़ा सा नाखुश रहने लगे भाभी के प्रति। जो ज़्यादा प्यार था ना, अब धीरे धीरे उसमें दरार पड़ने लगी। बात बात में दोनों लोग अब एक दूसरे को कोसने लगे, झगड़ने लगे। हाँ, मैं कभी कभी जाता था तो मेरे सामने तो झगड़ा वगड़ा नहीं होता था, बड़े प्रेम से रहते थे। हमें जरा भी दिखाने की अब कोशिश नहीं करते थे कि आपस में इतना बैर है, इतना दुश्मनी है। लेकिन हम कहीं चले जाते घूमने फिरने के लिए, और तब मैं उस घर में लौटता था ना तो मुझे सब कुछ पता चल जाता था। पड़ोसी कान लगा करके अब एक तरह से आपस में खुसर फुसर करते थे, औरतें सब। तो मैं थोड़ा सा सहम से आता है बात क्या है। जब मैं गेट पर जाता ना तो कभी भाभी चिल्ला रही, कभी भैया चिल्ला रहे। मैं समझ नहीं पाता था। मैं घंटी बजाता था तब वो लोग शांत हो जाते थे। दरवाज़ा खुलता था, मुस्कुरा के भैया स्वागत करते थे। कहाँ गया था, मैं तो कब से ढूंढ रहा था। भाभी भी मुस्कुरा कर मेरा स्वागत करती थी। हाँ, मैं देख करके दंग रह जाता था कि अभी तेज तेज आवाज़ में दोनों चीख रहे थे, एक दूसरे को ब्लेम दे रहे थे। अब फिर ये फूल के माफिक कैसे हो गए। खैर, मुझे इन चीज़ों में पढ़ना भी नहीं था और मैं पढ़ना भी नहीं चाहता था। मेरी अब उम्र था ना, अब 23 साल 24 साल के आसपास हो चुका था। अब भैया जो कह रहे थे कि देख अब गांव में क्या रहेगा, विनोद तो गांव में क्यों रहेगा, यहीं पर आ जा, आ तेरे लिए कोई हम काम देख लेते हैं। अब अपना इस घर में रहना और अपना काम भी संभालना। भैया की एक सोर्स था और वहाँ पर एक प्राइवेट जॉब मुझे मिल गया था। अब मैं भी अपना काम में व्यस्त हो गया। सुबह अपना टिफिन लेकर निकलता और शाम को 7 बजे 8 बजे कभी लौटता। जब मैं घर लौटता था ना तब कोई ऐसा चीज़ मैं देखता नहीं था। शायद उनको पता है कि विनोद लौटने वाला है, तब झगड़ा वगड़ा नहीं होता था। हाँ, बीच में क्या होता होगा मुझे अच्छी तरह से पता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, अब कोई उम्मीद नहीं रही। अब मेरे जो भैया थे ना, अब एक तरह से उम्मीद तोड़ चुके थे। और इसके बाद वो एक बाबा के चक्कर में फंस गए। बाबा के पास जाने लगे। बाबा के पास भाभी को भी ले जाते थे और कभी कभी वो बाबा हमारे घर में आते थे रात के टाइम में। घर में कुछ अनुष्ठान होता था, पूजा पाठ होता था। अब मैं जब पूछता भाभी से कि क्या चल रहा है, किस चीज़ का पूजा है जो रात में हो रही है, तब मुझे समझाने की कोशिश करती कि बस गृह शांति के लिए हम पूजा कर रहे हैं ताकि तुम्हारे भैया अब मेरे से झगड़ा न करें। अब भैया भी वही जवाब देते थे जो भाभी देती थी कि हम ये गृह शांति को पूजा पाठ कर रहे हैं। अब मैं क्या जानता कि क्या होता है झगड़ा, ये पूजा क्या होता है। मैं इस ज़्यादा दिलचस्पी में लेता ही नहीं था। मैं अपने काम से मतलब रखता था। खाना खाया और अपने कमरे में जाकर आराम किया। सुबह उठना, फ्रेश होना और फिर अपने काम पर चला जाता था। ये पूजा था ना मेरे घर में रात के टाइम, अब मैं अगर गिनती करूँ ना तो 10-12 बार हो चुका था। 2 महीना के अंदर में 10-12 बार पूजा हो चुका था। अब मुझे थोड़ा शक था कि ये पूजा जो हो रहा ना अब गृह शांति के लिए नहीं, ये भाभी करवा रही हैं औलाद के लिए, भैया करवा रहे हैं औलाद के लिए, तभी ये पूजा पाठ हो रहा। मुझे भी खुशी थी कि चलो पूजा पाठ हो जाएगा, शायद भाभी का गोद भर जाए, मुझे भी अब कोई चाचा कहे, मैं भी खुश रहता था। लेकिन मामला बना नहीं। फिर 6-7 महीना बीत गया। अब फिर
भैया अब दूसरे बाबा के चक्कर में पड़ गए। भाभी को साथ में ले जाते थे। कहाँ जाते थे वो लोग, किसके पास जाते थे, मुझे कुछ भी पता नहीं। धीरे धीरे टाइम व्यतीत होता गया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। आखिरकार एक दिन भाभी भैया से झगड़ करके रात के टाइम अपने मैके पहुंच गई। भैया लाख मनाने की कोशिश करते रहे कि क्यों जा रही हो, क्यों बदनामी मेरी कर रही हो, लेकिन भैया अब रोकते रह के, लेकिन भाभी बिल्कुल नहीं रुकी। थोड़ा बहुत तो अपना सामान लेकर के सूटकेस पैक करके और फिर अपना मैके चली गई। मैं भी बहुत रोकने की कोशिश किया कि भाभी आप कहाँ जा रही हो, फिर इस घर का कौन देखभाल करेगा। तब भाभी अब एक तरह से तीखी बोली, मेरे भैया को बोली थी, यही सब करेंगे, सब कुछ यही करेंगे, अब तुम इन्हीं पर निर्भर हो। मैं तो अपने जा रही हूँ मायके, मैं फिर कभी लौट के नहीं आऊँगी। मैं डर गया था कि अचानक ही हमारे घर में क्या हो गया, ये भूकंप जैसा माहौल क्यों बन गया है। भैया से मैं बाद में पूछा कि ऐसी क्या नाराज़गी होगी कि भाभी चली गई। तब भैया कहने लगे, अरे जाने दो, देखना 2 दिन में लौट के आ जाएगी। ऐसा कई बार कर चुकी है। तो मुझे थोड़ा सा, अब एक तरह से कहूँ ना, कि थोड़ा अच्छा लगा कि चलो 2 दिन में 3 दिन में लौट के आ जाएगी। अब कोई बात नहीं, ऐसा परिवार में कभी कभी चलता रहता है। लेकिन भाभी गई ना इस बार, तो लौटी नहीं। भैया जो अपना कारोबार करते थे, अब सुबह वो भी निकल जाते थे और वो लौटने का टाइम उनका लेट था, 8 बजे 9 बजे, कभी 10 भी बज जाता था। लेकिन मैं टाइम पर आ जाता था। मेरी तो नौकरी थी, मैं अपना नौकरी करता था और फिर अपना आराम से आ जाता था। खाना अब जो था ना, उसका टेंशन था। खाना मैं भी नहीं बनाता था, अब भैया को भी बनाना नहीं आता था, तो इसका भी उपाय ढूंढ लिया गया। अब एक पड़ोस में घर था, अब उनके साथ भैया ने कुछ बातचीत किया, अब कुछ पैसे वैसे दिए, तब वहाँ से खाना बन करके आने लगा था। चलो वो भी समस्या दूर हो गया था। लेकिन जो खाना भाभी बनाती थी ना, उसका स्वाद कुछ अलग ही था। ऐसा स्वाद इस जो घर का खाना था उसमें नहीं आ रहा था। लेकिन पेट तो भरना था ना, इंसान भूखा तो नहीं रह सकता। मैं कहूँ गर्मी का टाइम था और जो नीचे था ना हमारा कमरा, उसमें उमस हो रहा था। बरसात का टाइम था, बादल घिरे रहते थे लेकिन बारिश होता नहीं था। लोग बाग बारिश के लिए तरस रहे थे, कब होगा बारिश, कब होगा। उमस के मारे पसीना निकलता था। और भैया के अब वो आते थे 10 बजे के आसपास, नहा धो करके। अब उनके कमरे में अब सब कुछ जैसे जुगाड़ था। अब एक कूलर भी था, एसी भी था। लेकिन मेरे कमरे में जो लगा हुआ था कूलर, जब मैं चलाता था ना तो भी ठंडा हवा तो देता था, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा होता था। मुझे लगा कि छत पर सोया जाए, फ्रेश हवा चल रही है, उसका जो मज़ा है अलग ही है। गांव में तो मैं ज़्यादातर छत पर ही सोता था। अब मुझे आदत भी थी। भैया मुझे रोके कि छोटे मेरे कमरे में आ जा, एसी चल रहा है, कूलर भी है। मैं मना कर देता था। मुझे बड़ा अजीब लगता था भैया के घर में जाने पर। ऐसा लगता था ना कि घर में से कुछ बदबू सी आ रही हो। अब मैं बेचैन हो जाता था। लेकिन वो बदबू जैसी महक जो थी ना, किस चीज़ की थी जो मुझे बेचैन करती थी। मैं कई बार देखने की कोशिश किया कि घर में ऐसा क्या चीज़ है, भाभी के जाने के बाद ये घर में बदबू सी आने लगी। और जब भाभी रहती थी तो वही जो घर था अब खुशबू फैलाता था। अब ये फर्क हो गया था। खैर मैं छत पर सो रहा था। भाभी को गए काफ़ी दिन हो चुका था, 3-4 महीने से ऊपर अब बीत गया था। अब भैया जो थे ना, कई बार अपने ससुराल गए, भाभी को मनाने की कोशिश करने लगे, चलो घर पर, जैसा वो बताते थे। अब मैं तो वहाँ पर मौजूद नहीं था। तब भाभी मना कर दी कि नहीं, मैं तुम्हारे घर पर बिल्कुल नहीं जाऊँगी। अब इसके बाद जो भैया का कदम था ना, लड़खड़ाने लगा। वो थोड़ा नशे में भी होने लगे और वो ज़्यादातर रात के टाइम गायब होने लगे घर से। कहाँ जाते थे, क्या करते थे, मुझे मालूम नहीं होता था। जब वो आते थे दरवाज़ा पीटते थे, कभी घंटी बजाते थे, और तब मैं छत से आता था दौड़ता हुआ। दरवाज़ा खुलता था तो भैया नशे में चूर मिलते थे। सहारा देकर के उनके कमरे में ले जाना पड़ता था, और तब वो आराम से सोते थे। और कभी कभी तो आसमान की तरफ देखते थे, छत की तरफ देखते थे, और कभी कभी दीवार को
घूरने लगते थे। मैं समझा कि ये सब नशे में कर रहे हैं। नशा ये कब पकड़ लिए मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि भैया मुझे अब जो थे ना, शराबी तो थे नहीं। अब हालात ने उनको शायद अब इस पोजीशन पहुंचा दिया था। खैर, ऐसा ही हमारा धर्म क्रम चल रहा था। मैं अपना काम पर, भैया अपना काम पर निकलते थे। लेकिन शाम को अब बहुत लेट आने लगे। कभी कभी तो रात को 2 बज जाता था। और जब भी आते नशे में चूर। मुझे सहारा देकर के उनके कमरे में ले जाना पड़ता था। और जब सुबह उठते ना, मैं उठता तो भैया को मैं जगाता, बड़ी मुश्किल से आँख खुलते। और तब मैं उनसे पूछता कि भैया आप दारू कब से पीना शुरू किया। और वो मुझे डांटने लगते कि छोटे, मैं दारू नहीं पीता, तू कब देखा दारू पीते हुए। अब बड़े भाई थे, अब उनके आगे मैं कहाँ टेकने वाला था। चुप हो जाता, खामोश हो जाता। चलो यहीं तक बात खत्म हो जाती तो ठीक भी थी। लेकिन उस रात अभी भी वैसे ही मौसम था, चिपचिपा मौसम। अब मैं छत पर लेट रहा था। अब हवा कभी कभी चलती थी तो अच्छा लगता था। अब बीच बीच में हवा भी रुक जाती थी। दिल तो करता है कि चलो अब नीचे जैसे तैसे कूलर चला करके सोया जाए। लेकिन जैसे मैं जाने की कोशिश करता, हवा चलने लगती, लालच हो जाता था। अब रात के करीब 1:30 बज चुका था। भैया का अता पता नहीं था। आखिरकार 2 बजे के आसपास अब भैया अब दरवाजे पर आ गए। अब लड़खड़ाते हुए आए। मैं छत के ऊपर से देख लिया था जब दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। और वो कभी बहुत कम घंटी बजाते थे, धड़ाधड़ दरवाजा पीटते थे। अब मैं तो जग जाता था। छत से देखा तो भैया दरवाजे पे खड़े हैं, लड़खड़ा रहे। मैं तेजी से दौड़ के गया, दरवाज़ा खोला, भैया को संभाल करके और फिर अंदर ले गया। भैया को पलंग पर सुला करके मैं दरवाज़ा भेड़ दिया। और इसके बाद मैं जानता था कि भैया तो खा पी के टुल होंगे। अब मैं अपने छत पर आ गया। अचानक मुझे कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे भैया का दरवाज़ा गेट का खुला है। अब मैं नीचे आ गया दौड़ता हुआ कि भैया का किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, पानी वानी तो नहीं चाहिए, कुछ और ज़रूरत हो, भैया जाग गए, मुझे चल के देखना चाहिए। जब मैं गया ना तो दरवाज़ा दोनों पल्ला अंदर के साइड में खुला हुआ था। कमरे में रोशनी थी। अब 0 वाट का बल्ब चल रहा था। और मैं जब कमरे के अंदर में एक पहले परछाई देखा ना तो मुझे लगा कि कहीं भाभी तो नहीं आ गई है। लेकिन भाभी आएगी कैसे? अगर भाभी आती तो दिन के टाइम में आती। ये आधी रात के ऊपर अब टाइम हो रहा था, भाभी कैसे आ जाएगी? अब भाभी आती तो दरवाज़ा बजाती, अब आवाज़ करती, खटखटाती या घंटी का बटन दबाती। तो ये परछाई कौन सा दिख रहा है? मैं थोड़ा सा अब कमरे में आ गया, लेकिन ज़्यादा नहीं आए। और वो जो परछाई थी किसी औरत की थी। बड़े बड़े खुले हुए पाल लहरा रहे थे, पंखा चल रहा था, एसी चल रहा था। अब मैं उसको चेहरा नहीं देख पाया, बैक साइड से देखा था। अब मुझे बड़ा संदेह हो गया, ये औरत हमारे घर में कैसे आई? क्या भैया कोई जानने वाली है? क्या भैया ने दरवाज़ा खोल दिया है? कमरा बहुत बड़ा था। अब भैया का जो पलंग था ना, एक साइड में लगा हुआ था जहाँ पर एसी लगी हुई थी। अब मैं दरवाजे के पास में खड़ा, जो सामने का हिस्सा था मैं उसमें देख रहा था। औरत दीवार के पास में खड़ी थी और दीवार के साइड में मुड़ी हुई थी। अब दीवार के मुड़ कर के क्या कर रही थी मुझे पता ही नहीं चला। मैं एकदम सदमे में आ गया था कि औरत कैसे आ गई, कौन है ये? और मैं कहूँ ना कि मैं ना आगे बढ़ पा रहा था ना पीछे बढ़ पा रहा था। जहां मेरी कदम थी वहीं पर रुक गई थी। अचानक भैया की अब कुछ कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कराह रहे हो, कहीं चोट लगी हो। और उसी वक्त मैं कहूँ ना कि भैया के कमरे में दाखिल हुआ। और जैसे दाखिल हुआ ना, वो औरत ना जाने कहाँ गायब हो गई। जो परछाई सी मुझे दिख रही थी अब एकदम से गायब हो गई थी, अब नजर नहीं आ रही थी। भैया अब करवट बदल रहे थे। अब मैं उनके पास पहुंच गया। अब मैं पूछने लगा, भैया कुछ चाहिए आपको? कुछ पानी, कुछ और? भैया अब आँख खोलने की कोशिश कर रहे थे। कह रहे थे कि मेरे कमरे में बहुत दर्द हो रहा है,
छोटे जरा दबा देगा। अब भैया की अब ये बात मैं कैसे टाल सकता था। मैं बोला भैया जरूर दबा दूंगा। अब कुछ देर तक मैं कमर को अब दबाया भी, मालिश भी किया, अब वो आराम से सो गए थे। मैं सोचा कि चलो अब भैया सो गए हैं, अब मुझे भी चल के सोना चाहिए, अब मुझे भी काम पे जाना है। अब मैं अपना एक तरह से कहूँ ना, कमरे का पूरा हर जगह अपना मैं देख लिया। मुझे लगा कि शायद वो मेरे दिमाग का भ्रम, अगर औरत होती तो इसी कमरे में होती। इस टाइम भैया से मैं कोई सवाल जवाब भी नहीं कर सकता था। अब मैं बाहर निकल आया, छत पर आकर सो गया। लेकिन मेरे कान जो थे ना, कोई आवाज़ सुनने के लिए बेताब थे कि कोई और बात तो नहीं हो रही है। लेकिन उस टाइम कोई विशेष बात नहीं हुई। कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठा तो भैया उठ चुके थे, फ्रेश हो रहे थे। और मैं भैया के पास पहुंचा तो भैया पूछने लगे, हाँ छोटे, कुछ काम वगैरह है मेरे से? तब मैं मना कर दिया कि नहीं। मेरे मन में सवाल बहुत थे, लेकिन मैं उनके सामने अब एक तरह से कहूँ ना कि अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता था। मैं उनसे सीधी नज़रें मिलाता नहीं था, इतना डर था उनका। अब मैं मना कर दिया, सवाल को अब एक तरह से अपने अंदर ही समेटे रहा, कुछ भी नहीं पूछ पाया। भैया अपना फ्रेश हुए और कहने लगे, तुम्हें जाना नहीं काम पर? मैं कहने लगा कि हाँ मैं भी तैयार हो रहा हूँ भैया, और कुछ देर के बाद मैं भी निकल जाऊँगा। और तब भैया कहने लगे कि छोटे, आज रात मैं अब आऊँगा नहीं, मुझे कहीं दूर जाना है, अब मैं कल शाम के टाइम लौटूंगा, तो अपना देख लेना, टाइम पर जाना, दरवाज़ा वगैरह बंद कर देना और खाना वाना खा लेना, मेरी इंतज़ार मत करना। मैं पूछा भैया से कि भैया आप कहाँ जा रहे हो? तो मेरी तरफ आके तरेर दिए। मैं डर गया, अब मैं क्या पूछूं, ऐसा ही था मैं। भैया अपना निकल गए, मैं भी अपना काम पर आ गया। और शाम के जब लौटा तो भैया के घर में मैं एक तरह से जो बदबू महसूस हो रही थी ना, आज नहीं आ रही थी। वो बदबू कभी कभी आती थी। और मैं घर का कोना कोना, अलमारी सलमारी सब कुछ छान लिया। या अगर औरत होती तो मुझे जरूर नजर आ जाती, लेकिन कोई औरत नहीं थी भैया घर में। अब मैं फिर पड़ोस से खाना आ चुका था, खाना वाना खा करके अब मैं छत पर आ गया था। हाँ, मैं नज़र रखे हुए थे घर पे कि आज भैया घर पर है नहीं, अब कोई चोर उचक्का हमारे घर में घुस न जाए। अब वैसे संभावना कम थी, लेकिन हो सकता है कुछ भी हो जाए। तो मैं कच्चे नींद में था। अब मैं कहूँ ना कि रात का 12:30 बजे के बाद की बात है। अचानक मुझे दरवाजे पर अब ऐसी खड़खड़ की आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कोई दरवाज़ा खोल रहा हो। अब मैं कहूँ ना कि दौड़ता हुआ मैं नीचे चला गया। मैं देख रहा हूँ जो भैया की दरवाज़ा मैंने बाहर से सांकल लगा रखा था, वो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं कहूँ उस टाइम बहुत डर गया था। मुझे लगा कि घर में चोर आ गए। अब भैया के घर में कीमती सामान तो थे ही, मुझे लगा कि ये सामान चोरी करके ले जाएंगे। जैसे ही कमरे के अंदर जाता हूँ तब तक कमरे में अंधेरा होता है, और जैसे मैं लाइट जलाने की कोशिश करता हूँ अचानक कोई मुझे खींच लेता है। खुशबू से एक महसूस होती है, खुशबू वो सड़न वाली नहीं, एक विशेष खुशबू, जैसे किसी फूलों से आ रही हो, कोई परफ्यूम लगा रखा हो, ऐसा खुशबू महसूस होता है। और वो मुझे खींच करके भैया के पलंग पर गिरा देता है। अब मैं तड़पता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि कौन था मेरे घर में, क्या चोर उचक्का है। लेकिन खुशबू जो आ रही थी ना, अब किसी जेंट्स का नहीं, लेडीज होना चाहिए। और वो लेडीज मैं मेरे जैसे पहलवान को दबोच रखी थी। अब मैं पूरा जान लगा दिया था, पूरी कोशिश कर लिया था कि मैं उससे बच जाऊं, लेकिन मैं अब इस तरह से फंसा हुआ था। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो मुझे बोलने भी नहीं देती थी, मेरे मुंह को दबा रखा था। सही कहूं कि मुझे लगा कि चोर उचक्का इनके गैंग में औरत भी है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। अचानक ऐसा लगा कि मेरे सर पर कोई चोट हुआ है, अंधेरा होता चला गया। अब मैं कहूं कि अब मैं अपना होश खो गया था। कब तक बेहोश रहा मुझे कुछ नहीं मालूम। आज जब होश आया ना, तो मैं अपने कमरे में, भैया के कमरे में पलंग पर लेटा हुआ था।
रोशनी जल रही है। रोशनी कैसे जली मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब सर में दर्द हो रहा है। झटके से उठ के खड़ा होता हूँ। अब सारा सामान देखने की कोशिश करता हूँ कि अब तो चोरी हो गया होगा, चोर उचक के ले गए होंगे, मुझे बेहोश करके चले गए, अब घर में बचा क्या होगा। लेकिन मैं जब देखा तो हैरान रह गया। सब कीमती सामान अपनी जगह पर मौजूद था। अब मैं कहूँ दर्द में था, सर में टीस उठ रही थी, लेकिन मैं अपना कमरा भी छान मारा। जो भी सामान था सब अपने जगह पर मौजूद था। और एक कमरा और था, उसमें भी कुछ बहुमूल्य सामान थे, वो भी अपना जगह पर था। सबसे जो कीमती चीज थी अलमारी। मुझे लगा कि अलमारी तोड़ दिए होंगे, लेकिन अलमारी का हैंडल खोलने लगा तो अलमारी लॉक थी। अब एक तरह से वो चाबी भैया के पास ही रहता था, तो मुझे थोड़ा संतोष हुआ। भैया के घर में दीवार घड़ी लगी थी। आज जब मैं देख रहा हूं ना तो 2:30 बज रहा है। अब मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा। अब भैया के घर से निकल करके अभी दरवाजे पे पहुंचा था, तभी वो लाइट जो जल रही थी अचानक बुझ गई। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। अब फिर जैसे 2 हाथ मुझे घसीट लिया हो। मैं चीख पड़ा, चिल्लाता रहा, कौन है कौन है, अब मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। जितना जान लगाना था लगा दिया था, लेकिन जो भी जिसने पकड़ा था मुझे छोड़ा नहीं। मुझे उस पलंग पर पलट दिया था। मैं पलंग पर गिर पड़ा था, आज जैसे वो मेरे सीने पर सवार हो गया था। बाद में मुझे महसूस हुआ जब मैं हाथ पैर चलाने लगा कि मैं अब उसे कैसे निपटूं, कैसे उसको धक्का दूं, ना जाने कौन है। और तब मुझे महसूस हुआ कि ये कोई जेंट्स नहीं लेडीज है। सही कहूं ना कि मैं अपने पूरे होशो हवास में था। मैं सर का दर्द कब भूल गया था। अब मैं जी जान लगा रहा था कि आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। यही औरत है जो मैं इसको पहले भी देख चुका हूं। गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन औरत इतनी शक्तिशाली थी कि मेरी काबू में नहीं आया, उल्टा मैं उसके काबू में आ गया था। और तब वो एक तरह से कहूं ना मीठी आवाज में कान के पास बोली कि देख शांत हो जा, इसी में तेरा भलाई है, नहीं तो तू जान से भी हाथ धो पड़ेगा। फुसफुसा के बोली, अगर तू अपनी जान की भलाई चाहता है ना तो जो मैं कर रही हूं मुझे करने दे। बिल्कुल मेरे साथ विरोध मत कर। अगर विरोध करेगा तो तू जान से हाथ धो लेगा, कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। आज तो तेरे भैया भी इस घर में नहीं है। औरत की आवाज मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये कौन है, अड़ोस पड़ोस की है, कौन है, कोई रिश्तेदार है, लेकिन मेरे घर में आई कैसे। दरवाजा मेन गेट अंदर से बंद और छत से आने का कोई अब जुगाड़ नहीं था। बाउंड्री अब अच्छी खासी खिंची हुई थी। अड़ोस पड़ोस से कोई कैसे आ सकता था इतनी बाउंड्री को टप करके, कूद करके। मैं कहूँ ना कि उस वक्त में बहुत परेशान था। अब मैं समझने की कोशिश कर रहा था, उस औरत को हटाने की कोशिश कर रहा था। और तब मैं बोला कि देखो जो तुम हो मेरे साथ में गलत कर रही हो, मुझे छोड़ दो। मैं भैया नहीं हूं, मेरा नाम अब ये है, विनोद है, मैं भैया का छोटा भाई हूं। और तब वो कान पर फुसफुसाई, मुझे पता है कि तेरा नाम विनोद है। मेरी नजर तेरे ऊपर काफी दिनों से थी, लेकिन मौका नहीं लग रहा था। आज मौका लगा है तो मैं उसका फायदा उठा रही। अगर तू सलामती चाहता है तो विरोध मत कर, शांत रह, मुझे अपना काम करने दे, और नहीं तो देख मैं तेरे साथ में क्या व्यवहार करती। अचानक अपना हथेली मेरे सीने पर रख दिया और वैसा लगने लगा कि जैसे हाथी का वजन मेरे सीने पर आ गया। दर्द से कराहने लगा, जैसे लगा कि सीना फटने लगेगा, सांस लेने में तकलीफ, दर्द के मारे बेचैन उठा। और तब अपना हाथ हटाई, कहने लगी मजा आया ना, ऐसे ही मजा आएगा अगर तू मेरे से विरोध करेगा। अगर अपनी भलाई फिर से चाहता है तो बिल्कुल शांत रख और मेरे साथ सहयोग कर, और तभी मैं तुझे छोड़ सकती हूँ। सही कहूँ ना, इतनी शक्तिशाली औरत से मेरा पाला पड़ा था कि मैं हैरान था कि आखिर इतनी शक्तिशाली कोई महिला कैसे हो सकती है। मैं भी कम नहीं था और मेरे साथ
ये ऐसा क्यों कर रही है। अब मुझे मालूम होने लगा जैसे वो मेरे साथ में कर रही थी, मैं अब सहम सा गया था। आज सही कहूं ना, मुझे इतना बुरा लग रहा था उसका व्यवहार। अब मैं कई बार हाथ रोकना चाहा, लेकिन वो तो मेरे हाथ को झड़क देती थी, गुर्राती थी कान के पास में आकर के कि फिर तू शांत नहीं रहेगा तो मुझे तेरे को बेहोश करना पड़ेगा। आखिर उसने मेरे साथ में वही किया, मुझे बेहोश कर दिया था। सुबह जब मेरी नींद खुली ना, तो मैं घड़ी देखा, 9 बज रहे थे सुबह का। सर दर्द से फटा जा रहा है, कपड़ा मेरे शरीर पर एक भी नहीं। और घर की हालत कुछ ऐसी ही थी, हर सामान इधर से उधर बिखरा पड़ा है, जैसे कमरे में कोई भूकंप आ गया हो, सामान गिरा हुआ है, या फिर कमरे के अंदर सुनामी आ गई हो, आंधी आ गई हो। इधर से उधर कैलेंडर गिरे हुए हैं, फोटो दीवार पर जो टंगी है, पेंटिंग टंगी हुई, सब भरभरा के गिरे हुए, और उसमें जो कांच वाले थे वो तो टूट चुके थे। मैं भैया के घर के हालात देख करके और दंग रह गया था, ये कौन किया है। और तभी मुझे रात वाली बात सब कुछ याद आने लगी। सही कहूं ना, मैं खौफ में हो गया था। पहले तो अपने हालत को सुधारा, कपड़े वपड़े पहने, भागता हुआ अपने कमरे में गया। वहां भी दीवार घड़ी थी, मैं देखा तो वहां भी सेम टाइम हो रहा था, मतलब 9 बज चुके थे। अब तो मैं अपने काम पर भी नहीं जा सकता, जाऊंगा घंटों लगेगा और फिर मुझे लौटना पड़ेगा। मेरा मालिक ऐसे ही था, समय का बड़ा पंक्चुअल था, अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो वापस कर देता था। अब मैं समझ गया कि अब मुझे काम पर तो बिल्कुल नहीं जाना। अब कल मेरा मालिक डांटेगा भी कि क्यों नहीं आया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। इधर मेरे घर का हालत बहुत ही बिखरा हुआ पड़ा था। एक चीज मैं नोटिस किया कि मेरे कमरे के अंदर में वो भूकंप नहीं आया था, सिर्फ भैया के घर में ऐसा सब कुछ हुआ था। अब भैया भी एक तरह से शाम को आने वाले थे। अब मैं भैया से कैसे बात करूंगा कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ है। अब मैं डरा सहमा। अब ना तो मैं किसी पड़ोस से बात कर सकता था, ना और किसी से। जैसे तैसे मैं पूरा दिन निकाला। अब भोजन अब एक तरह से नाम मात्र का किया। अब जीविका तो चलाना था, पेट तो भरना ही था, एनर्जी तो पानी ही थी। अब मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भोजन करके अब फिर मैं आराम करने लगा। शाम हो गई। आखिरकार दरवाजे पर दस्तक जब होने लगा, दरवाजा पीटा जाने लगा, और तब मैं भागते हुए दरवाजे पर गया। अंधेरा हो चुका था। दरवाजा खोलते ही भैया नजर आए। अरे, तुम इस वक्त में सो रहे थे? कब आए? काम से कब लौटे? मैं चुपचाप खड़ा था। भैया कहने लगे, बात क्या है विनोद? तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है, डरा हुआ दिख रहा है, बात क्या है? मेरा इच्छा हो रही थी कि मैं सब कुछ बताऊं, लेकिन मैं कैसे बताऊं अब मैं समझ नहीं पा रहा था। भैया कुछ अभी भी अब मुझे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मेरे साथ में क्या हुआ होगा। अंदाजा लगा रहे थे मेरा चेहरा देख करके, उतरा चेहरा देख करके। मेरी हाथ पकड़ करके अपने कमरे में लाए, और तब तक मैं थोड़ा बहुत जो सामान था सेट कर चुका था अब भैया कमरे का। अब कई पेंटिंग जिसमें शीशे लगे हुए थे वो शीशा टूटा हुआ था। और भैया कहने लगे, ये क्या हुआ? ये मेरे घर का नक्शा कैसे बदला हुआ है? अब उसी पलंग पर मुझे बिठा दिए, अब बगल में बैठ गए। अब बड़े प्रेम से पूछने लगे कि तू देख विनोद, डर मत, जो भी सच्ची बात है मेरे सामने में रख, मैं तुझ पर नाराज नहीं होऊंगा। क्या कोई चोरो चक्का हमारे घर में आया था? अब मैं पहली बार जब भैया आश्वासन दिए कि मैं तेरे पर नाराज नहीं होऊंगा, तू आराम से अपनी बात को कह सकता है। और तब मैंने भैया को बताना शुरू किया कि भैया देखो, एक रात आपके कमरे में एक मैं अब छाया की तरह देखा था, एक औरत का। अब मैं जब आप आवाज़ लगाने का मैंने एक तरह से आप करा रहे थे, अब मैं आपके पास पहुंचा, पूछा भी तो आपने कहा कि कमर में दर्द हो रहा है, थोड़ा मालिश कर दे। मैं मालिश किया और उसके बाद से वो परछाई गायब हो गई थी। हाँ, आप जब गए थे ना, मैं जब कभी जल्दी आ जाता था तो मैं आपके कमरे में साफ सफाई करने जाता था, और तब मुझे एक बदबू सी महसूस होती थी, सड़न जैसी बदबू।
मुझे लगता था कि कहीं चूहा हुआ मर गया हूँ, लेकिन मैं ढूंढता था, लेकिन वो सोर्स मिलता नहीं था। अब फिर वो सड़न वाली बदबू अपने आप गायब हो जाती थी। और जब आप गए थे ना, तब मैं कहूँ ना कि ये घटना मेरे साथ में हुई। सब कुछ मैं विस्तार से बताने लगा। जैसे जैसे मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा था, भैया मेरी शक्ल देखते जा रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आंखें चौड़ी होती जा रही थी, फैलती जा रही थी पुतलियां। जब मेरी बात पूरा हो गया ना, भैया कहने लगे कि विनोद तू डर मत, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। ये बात तूने किसी को बताया तो नहीं? मैंने बोला नहीं भैया, मैं किसी को नहीं बताया। और तब भैया कहने लगे देख विनोद, गलती मेरी थी, और गलती की शुरुआत तेरी भाभी की वजह से हुआ था। अब माँ उलाहना करती थी जब भी मैं जाता था कि औलाद कब होगा तेरा, कब मैं छोटे बालक को अपने गोद में खिलाऊंगी। अब मैं कहूँ ना कि इसके बाद हम लोग डॉक्टर को दिखाने लगे थे। अब मैं कहूँ कि ना तेरे भाभी में कमी था ना मेरे में कमी था। इसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। मैं दोष देता था तेरे भाभी पर कि तेरे में जरूर कमी है। अब भाभी अब मेरी तरफ उंगली करके दोष लगाती थी कि सब कुछ आप में कमी है। अब दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, हम डॉक्टर बदलते गए, लेकिन जो रिपोर्ट आता था समान नहीं आता था, यानी सब कुछ सही था। और तब किसी ने अब मुझे बताया कि देखो ये डॉक्टरी का मामला नहीं है, तुम्हें किसी साधु का, बाबा का शरण में जाना चाहिए और उनसे जाके मिलो। तुमने ध्यान दिया होगा ना कि घर में पूजा होता था। तब मैंने बोला हाँ भैया, वो गृह शांति के लिए। तब भैया कहने लगे गृह शांति नहीं, वो एक विशेष पूजा था औलाद के लिए। उससे भी फर्क नहीं पड़ा। मैं दूसरे बाबा के पास गया और इसके बाद अब सिलसिला शुरू हो चुका था। कई बाबा को हमने बदल दिया। आखिरकार एक बाबा कहने लगे कि देखो संतान तो तुम्हारे अब हाथ में है, लेकिन इसके लिए तुम्हें साधना करना पड़ेगा, तुम्हें शमशान में जाना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, और देखना तुम्हारी संतान जरूर होगी। लेकिन तुम अकेले नहीं, अब तुम अपने पत्नी को साथ में ले जा करके शमशान में जाओगे, पूजा पाठ करोगे, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगा। जब ये बात मैं अपनी पत्नी अंतरी भाभी को बताया तो भाभी डर गई। वो कहने लगी किसी हालत में मैं शमशान में नहीं जाऊंगी, चाहे मेरा औलाद हो या ना हो। ऐसी बात पर हमारी लड़ाई होती थी। लड़ाई इतनी बढ़ती बढ़ती चली गई कि आखिर तेरी भाभी ये घर छोड़ के चली गई। अब मैं कहूँ ना, मैं उस बाबा के पास पहुंच गया था। बाबा के प्रति अब मेरा जो अब एक तरह से अब ये था मन का, और सब कुछ लगा रहा कि बाबा हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, कभी बुरा नहीं करेंगे। मैं सब कुछ बताया कि देखो बाबा, पत्नी नाराज हो गई है उस बात को लेकर के। और तब वो कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें एक अलग साधना देता हूँ और उस साधना को पूरा कर लो। अगर वो साधना पूरा कर लोगे तो तुम एक ऐसी शक्ति को पालोगे जिससे तुम्हारी पत्नी भी खुश हो जाएगी और तुम्हारा औलाद भी हो जाएगा। और फिर कहूँ ना, बाबा के बताए हुए विधि से मैं शमशान में गया, उस साधना को मैं पूरा किया। अब मुझे लगा कि मेरी साधना जरूर पूरी होगी। लेकिन जैसे बाबा ने बताया था कि आसपास में तुम्हें कोई दिखाई देगा, तुम उनकी ओर देखना, उसकी आंखों में आंखें मिला करके देखना। अब डरने की बिल्कुल कोशिश मत करना। अगर तुम डर गए ना तो सारा काम खराब हो जाएगा। लेकिन वहां पर मुझे ऐसा कोई चीज दिखाई नहीं पड़ा, ना तो कोई औरत ना मर्द। अब बाबा का कहना था कि वहां पर एक औरत नजर आएगी और वो तुम्हें अब इधर से उधर भागती हुई नजर आएगी, और कुछ पल के लिए तुम्हारे पास में खड़ी होगी और तुम्हारी तरफ देखेगी, और तुम उसकी नजरों में अब अपनी आंखें मिला कर देखना। अब मैंने उस औरत को बहुत ढूंढने की कोशिश किया शमशान में, लेकिन वो मिली नहीं। और इसके बाद मैं अब लाचार घर में आ गया। और तब अब मेरे साथ में अब वो कहानी आ गई थी। अब तेरी भाभी की याद में रहता था, भाभी को लेने के लिए अब गया, और वो अब इस घर पर आने के लिए तैयार नहीं थी। लड़ाई झगड़ा वहाँ भी होने लगा। मेरे सास ससुर अब मेरी पत्नी को समझाने की कोशिश करने लगे कि जा अपने घर पर, यहाँ क्यों हो, तुम्हारा घर तो वो है। लेकिन मेरी पत्नी मानती नहीं थी कि नहीं, इनका करतूत बड़ा अलग है, और सब कुछ खोल के रख दिया कि ये औलाद के लिए संतान पाने के लिए मुझे शमशान में लेके जा रहे थे। ऐसा कहीं होता है?
अब इस पर मेरे सास ससुर भी नाराज हो गए कि नहीं, ये काम तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। अगर औलाद होनी होगी, हाँ थोड़ा वक्त लगेगा, और जो लिखी है तो आएगी, तुम इन चक्कर में मत पड़ो। लेकिन मैं इन चक्कर को छोड़ा नहीं। अब मैं कहूं कि नशे के शिकार हो गया था, और इसके बाद तुम देखते ही थे, मैं लेट आता था और तुम मुझे संभालते ही थे, पलंग पर सुलाते थे, सब तुम्हारे आंखों के सामने चला है। अब मैं कहूं ना कि तुम्हारे अब इसी घर में अब मुझे ऐसा लगने लगा कि तुम्हारी भाभी आ गई है। मैं नींद में सोया हुआ था, और हमारा जो दरवाज़ा था ना, अब बाहर से बंद था, शायद तुम बंद कर दिए थे। अब मैं नशे में चूर था। जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारी भाभी आ गई है, अब मुझे अपनी बाहों में भर रखी है, अब मैं नशे में था, अब मैं समझ नहीं पाया। अब मैं एक ऐसी औरत से संबंध बना लिया था जो इंसान थी ही नहीं, वो एक प्रेतनी थी, और वो मेरी पीछा करते करते शमशान से इस घर तक आ गई थी। अब इसके बाद कहूँ ना कि जब मुझे होश आया तो मेरे बगल में लेटी हुई थी, सुबह के 2:30 या 3 बज रहा था, और तब मैं कहूँ कि मैं चीख पड़ा था। अब मैं पूछने लगा कि तुम कौन हो, तब वो कहने लगी तुम ही तो लेकर आए हो अपने घर में, तो मैं कहाँ जाऊंगी। सही कहूँ ना कि मैं डर चुका था। अब मैं ये बात तुमसे बिल्कुल नहीं बताया, मुझे डर था कि तुम मेरी बात को सुनोगे तो गांव भाग जाओगे, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। अब मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता था, ये बात को छुपा लिया। इसके बाद तो हर रात हमारे साथ में वही खेल होने लगा। और वो औरत कहती थी कि मैं इस घर में हमेशा के लिए आ गई, अब इस घर को छोड़ के जाऊंगी नहीं। तुम्हें याद होगा कि मैं बोला था ना कि मैं एक रात के लिए बाहर जा रहा हूं, तब एक बाबा के पास में गया था। अब बाबा से अब इस दुष्ट को अपने घर से निकालने के लिए मैं गया था, मिलने के लिए, और उन्होंने मुझे यत्न भी किया। कुछ चीज़ मुझे दिए हैं कि इसको अपने घर में छिड़काव कर दूं, और कुछ अब गंगा जल टाइप का भी दिए हैं कि पूरा घर में इसका भी वितरण कर दो, छिड़काव कर दो। और देखना जो भी श्मशान से आई हुई आफत है जो तुम्हारे घर में रह रही है, और वो तुम्हारा घर छोड़ देगी हमेशा के लिए। लेकिन छोटे देख, अगर सही कहूँ ना तो मेरे मन में हो रहा था कि मैं तुझे साथ में ले जाऊं, तुझे अकेले उस घर में छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन मैं अब कुछ सोच समझ कर मैं तुझे नहीं ले गया। मुझे तो ये अंदाजा था कि औरत, मैं शमशान में गया था, मेरे साथ आई थी, तो मेरे सिवा किसी और को देखेगी नहीं। अब ये मेरा गलतफहमी था। अब बड़ा अफसोस हो रहा है इस बात को। लेकिन छोटे, अब तू डर मत, सब काम को मैं निपटा दूंगा। और देखता हूं वो औरत हमारे घर में कैसे टिकती है। इसके बाद जो मेरे भैया थे ना, अब उस काम को करने लगे थे। अब जो भभूत लेके आए थे, घर में छिड़काव करने लगे। वो गंगा जल जैसा था, हर जगह पर, ऐसी कोई जगह को खाली नहीं रखा। अलमारी तक खोल करके अब उसका छिड़काव करती है। और तब कहने लगे कि देख, सब कुछ अब हो गया है, अब डरने को सकता नहीं है, और हम देखेंगे भी इतना करने के बाद वो फिर हमारे घर में अब कैसी आती है। सही कहूँ कि मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं तो भैया के पास ही अब रात में रुका। अब भैया उस टाइम नशे में भी नहीं थे। आज सारी रात कहूँ ना कि रात के 3 बज गया था, और तब मैं सोया था। भैया जरूर सो गए थे, थके हुए थे, लेकिन मैं जगा रहा। लेकिन वो परछाई, वो औरत मुझे फिर उस घर में नजर नहीं आई। जब सुबह हो गया, 4 बजने वाला था, और तब मैं नींद में आ चुका था। आखिरकार सुबह में मेरे भैया मुझे उठाए, उठ जा छोटे, उठ जा। आंखें खोल करके भैया का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा। कहने लगे कि छोटे, उठ जा, अब सब कुछ सही है। अगर वो होती ना तो हमारे घर में जरूर आती, अब मेरे पास में तो जरूर आती, या तेरे पास में आती। अब मामला टल चुका है, बाबा जी का आशीर्वाद मुझे मिल चुका है, और उन्होंने तो कहा था कि अगर इसके बाद भी तुम्हारे घर में दिखती है ना तो तुम मुझे ले चलना। मैं वहाँ पर एक पूजा पाठ करूँगा, और फिर देखता हूँ कि तुम्हारे घर क्यों नहीं छोड़ती है। अब मैं समझ गया हूँ, मैं आज के बाद में कभी भी शमशान में अब ऐसी जगह पर कोई अब साधना करने नहीं जाऊँगा। ये मेरी गलती थी, ऐसी गलती की वजह से अब देख तेरी भाभी अब घर छोड़ के चली गई है। अब हम कल चलते हैं। अब देख, अब तेरे ऊपर है तेरी भाभी को मनाने का।
और तेरी बात को वो कभी नहीं टालेगी। वास्तव में हम अगले दिन भाभी के घर गए थे और भैया से तो राजी नहीं हो रही थी, लेकिन मैं जब मनाने लगा ना कि भाभी चलिए ना, आपके बगैर वो घर सुना लग रहा है। इन हालातों को हमने अब भाभी को बिल्कुल नहीं बताया था। मैं अब ये बात बोला था कि भैया कभी भी शमशान में नहीं जाएंगे। अगर औलाद होना होगा तो अपने आप हो जाएगा, किसी टोटका की जरूरत नहीं है, ना किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। जब रिपोर्ट सही है तो ऐसा ही होगा। आखिरकार मेरी बात मान ली भाभी और तब हम घर लौट आए थे। अब इसके बाद भैया भाभी अब रहने लगे, हम भी अपना काम पर जाते थे। हाँ, 1 साल के बाद अब वो पुत्र रत्न का प्राप्त हुआ था। घर में खुशहाली का माहौल था। मेरे गांव से माँ बाप परिवार बहुत सारे लोग आ चुके थे। वो खुशी का मौका था। सच कहूँ ना कि मैं अपने भतीजा को देख रहा था, जो टुक टुक मेरी तरफ कभी आंखें झपका रहा था और कभी मुझे देख रहा था, कभी मुस्कुरा रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तभी मैंने सोच लिया कि ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए, जैसा भैया ने गलती किया था। रात के टाइम एक बाबा के कहने पर शमशान में चले गए थे और एक ऐसी साधना कर दिए जो उनको नहीं करना चाहिए था। अब वो साधना की वजह से ही वो पिशाचनी वो हमारे घर तक पहुंच गई थी। हालांकि हम दोनों का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान मेरा हो चुका था। मैं अब यहीं पर इस कहानी को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फिर हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।